हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक मिडिल क्लास फैमिली का जो माइंड सेट है उस पर डिस्कस करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली वो होता है जो कमाना जानते हैं लेकिन बचाना नहीं जानते। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो हमारे देश के लगभग लगभग 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ कमाना जानते हैं, कमाते हैं लेकिन वो कभी सोचते नहीं कि इस कमाए हुए पैसे को कैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें। हमारे पास अगर कुछ रुपए बच रहे हैं तो उस पैसे से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। सिर्फ कमाने की आइडिया होती है उनके पास दिमाग में, लेकिन पैसा से पैसे कैसे बनाएं उनके बारे में वो कम जानते हैं। इसलिए वो ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। वो चाहते तो है अमीर बनना, कि मैं बहुत अमीर बनूं, बहुत रिच बनने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल उनकी माइंडसेट इस टाइप की बना होता है कि अपने परिवार में, अपने आसपास के, उसकी जो आसपास की लोग की जो जानने वाले होते हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। उनके अलावा उनकी कुछ ऐसी सर्कल नहीं होते हैं जो कि अमीर के साथ उठना बैठना, बातें करना या उनके साथ घूमना, ऐसे उनकी सर्कल में ऐसे कुछ होता नहीं है जिसकी वजह से उनकी माइंड इतनी ग्रो हो पाए। तो अगर आपको मिडिल क्लास फैमिली से रिच माइंडसेट बनना है तो इसके लिए आपको रिच माइंडसेट की तरह सोचना पड़ेगा। रिच लोग जैसे काम करते हैं वैसे काम करना पड़ेगा। रिच माइंडसेट जिस तरीके से वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में वो सोचते हैं, बैलेंस बनाते हैं, उस टाइप के काम करने पड़ेंगे। हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग में ये आदत होती है कि कुछ ऐसे खर्च भी करते हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, वो अपने बच्चों की शादी इतनी धूमधाम से करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग की जरूरत से ज्यादा। मेरा मानना है कि आप अपने लिमिट में रहिए। अगर आपके पास जितनी आपकी इनकम है उस इनकम के अनुसार बच्चों की शादी कीजिए। आप इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान को 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे में अगर वो 8 से 10 लाख रुपए एक बच्चे की शादी में खर्च करते हैं तो 3 बच्चों में कम से कम उसको 30 से 40 लाख रुपए खर्च हो गए। क्या मिला उससे? अगर कई लोग तो आपने देखा होगा अपने परिवार, अपने सोसाइटी में, कि उनकी इनकम कम है लेकिन किसी से उधार या लोन लेकर भी अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। ऐसा करने की क्या फायदा? क्या जरूरत है इतनी करने की कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है उसके बावजूद भी हमें लोन लेने हैं, कर्ज लेने के बाद हमें बच्चों की शादी करने हैं। कर्ज में क्यों ना डूब जाए लेकिन हम अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करेंगे। ये पुअर माइंड सेट की दिखाता है। पुअर माइंड सेट की दिखाते हैं कि आप अपने कर्ज में लेकर के अपने लोगों की दिखावा में जा रहे हैं। अगर अपने बच्चों की शादी करना है तो शादी कीजिए ना। आपके पास जितनी एबिलिटी है, जितने आपके पास फाइनेंशियल है, हो सकता है उसी में शादी कीजिए। तो शादी जो हमें बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। क्योंकि हमारे चाचा ने के बच्चों की शादी इतनी अच्छी से हुई है, हमारे मामा के बच्चों की शादी इतने अच्छे से हुई है, हमारे आसपास के लोगों के बच्चों की शादी इतने अच्छी तरह से हुई, तो हमारे बच्चों की शादी नॉर्मल से क्यों? तो वो दिखावे में अपने जो इनकम है वो अपने इनकम कैपेसिटी से ज्यादा क्रॉस करते हैं और बदले में वो अपने लेवल को वो बढ़ा नहीं पाते। मेरा मानना है कि अगर आपको शादी करना है तो कम खर्चे में कीजिए, लेकिन उस पैसे को, जो बचे हुए पैसे, सपोज कि आप भी एक बच्चे की शादी में 10 से 15 लाख रुपए की खर्चा है। मेरा मानना है कि बच्चे की शादी 3 से 4 लाख में कर दीजिए। बाकी के जो पैसे बच रहे हैं उसी पैसे को अपने बच्चों को कोई फ्लैट दिलवा दीजिए। तो शादी भी हो गई और बच्चों को रहने के लिए घर भी हो गया। अगर आपने फ्लैट दिलवा दिया है, इन फ्यूचर हो सकता है उससे कुछ पैसे भी आए।
उस पैसे को सेविंग करने के बाद वो कुछ इन्वेस्ट भी करे, तो आपकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। तो बस सोचने का तरीका बदलना होगा आपको। सोचने का जो फाइनेंशियल का जो पैसे बचाने का तरीका वो सोचना पड़ेगा कि आप कैसे पैसे बचाएं, इसके बारे में सोचिए। दूसरे एग्जाम्पल ये ले सकता हूं कि मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग जो फैमिली होते हैं वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, एमए पास किया, बीटेक, एमटेक, इन सारे चीज को पूरी फॉर्मल एजुकेशन करवाने में उनकी कम से कम तो 40 से 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बीटेक एमटेक कराते हुए। ऐसा हमारे देश में फॉर्मल एजुकेशन ही सिस्टम बना हुआ है कि अगर सारे फॉर्मल एजुकेशन को एक साथ कंप्लीट किया जाए तो हमारे बच्चों की उम्र इतनी ज्यादा हो जाती है और हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो पैसे की इतने सारे खर्च हो जाते हैं। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि बच्चे की जब मैट्रिक एग्जाम पास हो जाए या इंटर में एग्जाम एडमिशन ले ले तो उसको फॉर्मल एजुकेशन ना दिला करके उसको कोई टेक्निकल एजुकेशन दिलाइए। टेक्निकल मीन्स की कुछ या बिजनेस की ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। इससे क्या होगा कि टेक्निकल या बिजनेस की ट्रेनिंग करने तो साथ में वो कुछ कुछ सीख लेगा, कुछ कुछ पढ़ लेगा, कुछ काम आ जाएगा, 2 पैसे कमाने लगेगा और साथ साथ वो अपने फॉर्मल एजुकेशन भी करने लगेंगे। अब मान के चलिए अगर उसको 5 साल 6 साल लगते हैं फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने में, तब तक आपके बच्चों की जो एक्सपीरियंस होगा कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब उसके कॉलेज कंप्लीट होगा तो उसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंशियल स्थिति को और अच्छी तरीके से वो समझ सकता है और आपको, आपके फैमिली को फाइनेंशियल ग्रो करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन एमटेक बीटेक सारी चीज जरूरी नहीं है, लेकिन उनको मैट्रिक इंटर के बाद से ही कुछ बिजनेस के बारे में, कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में उसको थोड़ी नॉलेज दीजिए ताकि वो 2 पैसे उसी समय से अर्न करना लगे। तीसरे एग्जाम्पल कह सकता हूँ कि जो हमारे मिडिल क्लास माइंडसेट होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो होते हैं, वो दिखावे में ये आते हैं कि उनके परिवार के जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि मामा का बेटा, फुआ के बेटा, हमारे मौसी के बेटी का बेटा, इन सब की शादी जब होती है तो पूरी फैमिली जाते हैं तो अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए सबके महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। तो उन शादी में जा रहे, शादी किसी और के घर में है और सारे खर्चे अपने घर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस शादी में जाना है तो मैं खुद अपने बीवी, अपने बच्चों को कुछ अच्छा दिखाऊंगा, अच्छा दिखेगा। वो अच्छा दिखने के चक्कर में कम से कम 30-40 हजार रुपए के खर्चे वो कर देते हैं। मैं मानता हूं कि इतनी करने की क्या जरूरत है। जो आपके घर में है उसको अच्छे से साफ सफाई प्रेस कर करके आप चले जाइए। हो सकता है या तो अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो अपने बजट में खरीद लीजिए, हल्का हल्का कपड़ा खरीद लीजिए। इससे भी अगर ज्यादा अगर आपको दिखाना ही है कि आपको हम अपने ताऊ के या मामा के बेटे की शादी में जा रहे हैं तो हमें अच्छे दिखना है, तो 40, 50, 60, 70 हजार रुपए की जो पूरी फैमिली का जो कपड़े और ड्रेस और जूते में खर्च कर देते हैं अच्छे दिखने के लिए। उस पैसे को रेंट पर भी ले सकते हैं। उस पैसे से कुछ ऐसे आजकल ऐसे भी हो गया है कि कुछ लोग 1, 2, 3, 4 दिनों के लिए रेंट पर कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दे देते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी जो महंगे कपड़े खरीदते हैं 10,000, 15,000, 7,000 रुपए की एक ड्रेस खरीदते हैं, वो हमें कभी कभी तो पहनना होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप मेरे हिसाब से चलिए, लेकिन अगर आप पैसा बचाएंगे तो पैसा आपको कभी न कभी काम आएगा। इस तरीके के दिखावे में अगर पैसे खर्च करेंगे तो पैसे आप एक बार अगर अकाउंट से पैसे पैसे अकाउंट से निकलना बहुत ही आसान है, लेकिन पैसे को अकाउंट में जमा करना ये बहुत बड़ी कठिनाई है। बहुत कठिनाई से पैसे जमा होता है, पैसे निकालना बहुत आसान होता है। तो पैसे बचाने के बारे में सोचिए, पैसे खर्च करने के बारे में कम सोचिए, खास करके दिखावे में। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूं, अगर आप देखते हैं कि कभी कभी लोगों के मन होता है कि हमें
आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाना है, टूर स्टेशन पे जाना है, तो टूर अगर आपको प्लानिंग हो रही है कि टूर स्टेशन पे जाना है, आउट ऑफ स्टेशन पूरी फैमिली के साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि या तो अगर आपके अपने व्हीकल्स है, अपनी गाड़ी है, तो उसे सफर कर लीजिए, उसमें से 2 पैसे बचेंगे। अगर आप टूरिस्ट गाइड लेते हैं, टूर पैकेज लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। टूर पैकेज में क्या होता है कि आपको इतने अच्छे से आपको न अच्छे से घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, और आपसे पैसे ज्यादा चार्ज कर लेंगे। इससे अच्छा है कि अगर आपको पैसा बचाना है तो आप टूर प्लान कीजिए अपने फैमिली के साथ। कभी कभी होना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया अपने घर से बाहर थोड़ी एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे घर सिटी, हमारे जो शहर है उसके बाहर भी क्या दुनिया है। तो कभी कभी एक्सप्लोर करना चाहिए, जाइए घूमने फिरने के लिए, जाइए अपने फैमिली के साथ। लेकिन जो उसकी टूर का जो प्लानिंग है वो खुद कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े महंगे होटल्स में रहें, बहुत बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, बहुत बहुत महंगे कैब में बुकिंग करके जाए। नहीं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, एक मीडियम क्लास होटल भी बुक कर सकते हैं, खाने के लिए हम मीडियम रेस्टोरेंट भी ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने टूर की प्लानिंग भी हो जाए और अपने पैसे की भी 2 पैसे बचत हो जाए। एक अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं पैसे बचाने के, कि अगर आप कहीं जाते हैं, देखते होंगे कि अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर गए और मार्केट में कहीं कुछ एक डिजाइनर से कुछ कपड़े दिख गए, या डिजाइनर से कुछ जूते दिख गए, या डिजाइनर से कुछ आपके कुछ बैग दिख गए, तो मन करता है कि ले लो, चलो 500 का ये, 1000 का ये, 2000 का ये। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि 1000 ही 2000 1000 का खर्च करते करते हुए पूरे साल में पता नहीं कितने हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। तो ये हमारे इमोशन होते हैं। अगर आप बच्चों के साथ मार्केट गए, बच्चे ने बोल दिया पापा मुझे ये कपड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे ले दीजिए, तो ये हम तो क्या करते हैं कि ये इमोशन में आ जाते हैं बच्चे को। बीवी ने बोल दिया तो इमोशन में आ जाते हैं, चलो बोल रहे हैं तो ले देता हूँ, बच्चे बोल रहे हैं तो ले देता हूँ, चलो 500 का या 600 का या 800 का ही है। लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो साल में या 2 साल में हम कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। अगर इन सब पैसों को अगर कंट्रोल किया जाए, इमोशन में ना करके नॉर्मल तरीके से अगर जिए, तो हम कितने रुपये की बचत कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि इमोशन में आकर के, दिखावे में आकर के हम बहुत सारे पैसे से खर्च कर देते हैं, जो कि वो पैसे वापस ही नहीं आते। तो पैसे बचाने की कोशिश कीजिए। पैसे बचाने के बाद उस पैसे को कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जाकि वो पैसे, अगर आपके पास 1000 रुपये है, 5000 रुपये है, तो वो पैसे क्या चीज में से खर्च करें जिससे कि हम 5000 से 100 रुपये ज्यादा मिले, 200 रुपये ज्यादा मिले। तो तभी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आगे जाकर हो सकता है। अगर आप अपना पैसे बचाना नहीं सीखेंगे तो आपकी बच्चे आपके से जैसे जो आप जैसा आप करेंगे वैसा ही वो भी सीखेगा। तो अगर आप अपने पैसों की अच्छी तरीके से बैलेंस बनाना सीखते हैं, खर्च का रख रखाव, इनकम कितने हो रहे हैं, एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, किस चीज में हमें पैसे लगाने हैं, किस चीज में पैसे खर्च नहीं करने हैं, एक रेट समझकर अगर पैसे खर्च करेंगे तो आपको 2 पैसे की बचत होगी। और धीरे धीरे आप पैसे बचाएंगे तो धीरे धीरे आप भी एक दिन पुअर माइंडसेट से अमीर माइंडसेट, रिच माइंडसेट की तरफ चले जाएंगे। रिच माइंडसेट क्या होते हैं? अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े गाड़ी खरीदते हैं, वो वही नहीं खरीद लेते कि बड़े गाड़ी जा गया और शोरूम से बड़ी गाड़ी खरीद लिया। उनके पास जो पैसे, बिजनेस के बाद जो पैसे जो उनको टैक्स में जाने का होता है, तो वो सोचते हैं कि इतने सारे रुपए जो टैक्स में जो टैक्स में भरेंगे, उस पैसे को कोई ना अपने शौक की, कुछ अपनी जरूरत की सामान खरीद लें, जिससे कि हमारा टैक्स भी बचे और हमारा काम भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए। बहुत देखते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होता है जो साल के अंत में अपने टैक्स बचाने के लिए पहले वो अपना बिजनेस देखते हैं। जब बिजनेस से सारा कुछ बैलेंस बनने के बाद जब उनके पैसे बचता है, जब सोचते हैं कि टैक्स में जाएगा, उस पैसे कभी गाड़ी खरीद लिए, कभी प्रॉपर्टी खरीद लिए, कभी भगवान के मंदिर में जाकर मुकुट खरीद लिए, चढ़ा दिए। तो उनके जैसा आप मत कीजिए।
गरीब माइंडसेट होता है कि चाहते तो हमारे पास बड़े घर हो, बड़े गाड़ी हो, घर में नौकर चाकर हर चीज की सुविधाएं हो, लेकिन उनके तरीके से सोचते नहीं कि वो पैसे हम कैसे बचाएं, उस पैसे से पैसे हम कैसे कमाएं। अमीर लोग पैसे से पैसे कमाना सीखते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो पैसे तो कमाते हैं और खर्च करते हुए चले जाते हैं। पैसा कमाते हैं, उनके बारे में उनकी ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए कि हम पैसे से पैसे कैसे कमाएं, हम अमीर कैसे बने, लोग सोचते हैं 200 रुपए की बात है, 1000 रुपए की बात है, 1500 की बात है, क्या होगा, खर्च कर दो। लेकिन ये 1000 1500 होते हुए साल 2 साल में पता नहीं कितने ऐसे रुपये ऐसे होते हैं जिसको कि हम यूजलेस, इसको कोई काम में नहीं, खर्च हो जाता है। तो आज के बाद से जो भी अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, खर्च करने से पहले इमोशन में नहीं आना चाहिए कि बच्चे ने बोल दिया तो क्या हो गया, बीवी ने बोल दी तो क्या हो गया, रिश्तेदार में जाना है तो हमें इतना रुपये खर्च नहीं। हम कोशिश कीजिए कि जितना कम से कम में आपका खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा आपके बैलेंस बैंक में बना रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन देना है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।